क्वेश्चन नंबर 10, जून 2013 CMA एग्जाम। देखिए क्या बोल रहे हैं, डायमंड लिमिटेड सबसे पहले तो हम एक डायग्राम लेते हैं। डायमंड लिमिटेड ग्रांट 50 स्टॉक ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉइज। ठीक है, ऑप्शंस आपने कितने दिए हैं? 50। और एम्प्लॉइज हैं आपके पास 1000। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 पर, 1 अप्रैल 11। ठीक है, फॉर ₹20, यानी एक्सरसाइज प्राइस जो है वो ₹20 है, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग द ऑप्शंस। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹50। These ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1। ध्यान से समझिएगा, ईयर 1 पर वेस्ट हो जाएंगे अगर अर्निंग्स 16% है। चलिए आगे, और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2। फिर ये ईयर 2 पर भी वेस्ट हो सकते हैं अगर एवरेज अर्निंग 13 है। और लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर पर भी हो सकती है इफ द एवरेज अर्निंग्स ऑफ 3 ईयर विल बी 10%। लीजिए, ये कंडीशन है आपके पास। ठीक है, फिर ये बोल रहा है 31 मार्च 16। आप डेट ठीक कर लें, ये 11 की जगह आपका 15 हो जाएगा। ये आ गया आपका 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 31 मार्च 16 को 2500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो गए। अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड 2500। फिर 31 मार्च 17 पर अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड 2000। और फिर उसके बाद 31 मार्च 18 तक फाइनली 1750। अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड 1750। ठीक है, अब इसने अर्निंग्स आपको दी हुई है 31 मार्च 16 पर। अर्निंग्स आपको दी है इसने 14%। ठीक है, फिर यहां पर आपके पास अर्निंग्स जो है वो 10 है, तो एवरेज निकाल दीजिए। 14 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 यानी 12 आ जाएगा। अर्निंग्स 7 है, तो एवरेज निकालिए। 14 प्लस 10 प्लस
7 डिवाइड बाय 3, 10.33, ये लीजिए 10.33% आ गया। 850 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज्ड देयर वेस्टेड ऑप्शन विद इन ईयर, यानी इसके बाद ये जो हमारा पीरियड था 1 साल का, ठीक है, 850 एम्प्लॉइज, ठीक है, 850 एम्प्लॉइज जो हैं उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, तो 850 इंटू 50, 12,500 ऑप्शंस, ठीक है, एंड remaining options were unexercised at the end of the contractual life. Pass the journal entries with proper narration for the above transaction. अब एक पॉइंट है जो यहां पर आपको समझना है, देखिएगा, कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन क्या दिया है, तुम्हें हम शेयर्स फर्स्ट ईयर में ही दे देंगे अगर अर्निंग 16 हो जाए। तो अब मैं पहुंचा फर्स्ट ईयर के एंड पर, कंपनी आज शेयर दे देगी अगर अर्निंग्स 16 हो जाती है, लेकिन अर्निंग्स कितनी है 14, तो यानी यहां पर नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, क्लियर बिल्कुल। लेकिन अब समस्या क्या है, कंडीशन यहां भी सेटिस्फाई हो सकती है, अगर यहां सेटिस्फाई हुई तो शेयर्स यहां देने पड़ेंगे, और अगर यहां सेटिस्फाई हुई तो शेयर्स यहां देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी 2 बार और एम्प्लॉइज के पास शेयर्स पाने का ऑप्शन है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम हमेशा कंपनी के बेस्ट एस्टिमेट पर बात करते हैं। बताइए कंपनी क्या सोचेगी कि वो अपना टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव करेगी या लेट अचीव करेगी। तो एज वी नो कि कंपनी ये चाहेगी कि हमारा जो अर्निंग्स का टारगेट है वो टारगेट यही पूरा हो जाए और हमें सेकेंड ईयर में ही शेयर्स देने हों। कंपनी अपने बेस्ट इंटरेस्ट पर सोच रही है, फर्स्ट ईयर में कंडीशन पूरी नहीं हुई तो व्हाट कंपनी अज्यूम कि सेकेंड ईयर में पक्का पक्का हमारी जो कंडीशन है, अर्निंग्स है, वो 12 से ऊपर चली जाएंगी, 13 से ऊपर आ जाए, 13 एवरेज आ जाएगा और हम शेयर्स दे देंगे। तो इस हिसाब से हमने V2 डिसाइड कर लिया। अब जब हम सेकेंड ईयर पर पहुंचे तो हमें पता लगा कि एवरेज 12 आया है। अब अगर एवरेज 12 है तो कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो अब कंपनी क्या करेगी, अपने इस पीरियड को फिर बेस्ट एस्टिमेट पर लाएगी, क्योंकि अभी 1 साल और बाकी है। तो यहां आकर कंपनी अपने वेस्टिंग पीरियड को V3 डिसाइड कर देगी। आराम से सोच लीजिए, ये आपका डायग्राम है, वेस्टिंग पीरियड पर सोचने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस, चलेगा। तो अब हम एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे ईयर वाइज। तो सबसे पहले आइए हमारा ईयर 1 कौन सा है, 2016, ईयर 2016। देखिए हमारे टोटल ऑप्शंस हैं 1000 इंटू 50 माइनस हमारे जो अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए वो थे 2500 इंटू फेयर वैल्यू आपको दे नहीं रखी है इस बार, तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पर चलना पड़ेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस,
दैट इज 50 माइनस 20, यानी खर्चा जो बुक होगा वो 30 पर। तो लीजिए खर्चा आएगा 1000 इंटू 50 माइनस 2500 इंटू 30 डिवाइड बाई 3। तो खर्चा आ गया सॉरी हमारा जो वेस्टिंग पीरियड था वो कितना था 2 था, तो डिवाइड बाय 2, तो खर्चा आ जाएगा 7,12,500। फिर ईयर आएगा 2017, 1000 इंटू 50, ये हमारे टोटल ऑप्शंस थे। इसमें से 2500 अनवेस्टेड ऑप्शन चले गए, उसके बाद 2000 अनवेस्टेड ऑप्शंस चले गए, इंटू 30 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हमारा वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स हो गया था, तो डिवाइड बाय 3 इंटू 2, बताइए टोटल कितना आ गया 50,000, 1000 इंटू 50, 50,000 माइनस 2500 माइनस 2000 इंटू 30 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, ये टोटल बना आपका 9,10,000। इसमें से माइनस कर दो expenses already recognized, 7,12,500, तो इसमें से माइनस कर देंगे 7,12,000, ये आ गया 197,500। ये हमारे पास ईयर 2017 का खर्चा आ जाएगा। अब है ईयर 2018, 1000 इंटू 50 माइनस कितने ऑप्शन लैप्स हुए, सबसे पहले 2500 ऑप्शन लैप्स हुए, फिर 2000 ऑप्शन लैप्स हुए, और फिर 1750 ऑप्शन लैप्स हुए, डिवाइड बाय 3 इंटू 3। तो 50,000 में से माइनस करेंगे 2500, माइनस करोगे 2000 और माइनस करोगे 1750, इंटू 30, तो आपके टोटल खर्चा आया 13,12,500 माइनस expenses already recognized, हमने कितना खर्चा बुक कर दिया है 9,10,000। लीजिए आ गया 4,02,500। ये आपका करंट ईयर का एक्सपेंस आ जाएगा। बोलिए क्लियर है यहां तक? जर्नल एंट्रीज, ईयर 2016,
एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट 7,12,500। being expenses recorded. Second, profit and loss account debit to expense account। ये हमने खर्चों को क्या कर दिया, P&L में ट्रांसफर कर दिया। being expenses transferred to profit and loss account। year 2017। employees expense account debit to share based payment reserve account। share $197,500। ये हमारा सेकेंड ईयर का खर्चा हो गया। P&L account debit to employees X। ये लीजिए, ये हमने खर्चा P&L में ट्रांसफर कर दिया 197,500 पर। ईयर 2018। चलिए, ईयर 2018 का सबसे पहले खर्चा बुक करेंगे अपन। एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट
रिजर्व खर्चा कितना आया था? 4,02,500। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट 4,02,500। ये लीजिए, ये हमारे पास तीनों साल की एंट्रियां हो गई एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की। अब उसने क्या बोला है? 850 एम्प्लॉय ने वेस्टेड ऑप्शन एक्सरसाइज किए हैं विद इन अ ईयर। अब हमारे पास आ जाएगा ईयर 2019। सबसे पहले उनसे एक्सरसाइज प्राइस रिसीव करोगे, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। कितने एम्प्लॉइज ने? देखिए 850 एम्प्लॉय हैं जिन्होंने इस ऑप्शन को एक्सेप्ट किया है, इनटू एक को 50 शेयर और इनटू एक्सरसाइज प्राइस है 20। 850 इंटू 50 इंटू 20, तो यानी इनसे आपको मिलेंगे 8,50,000 रुपए। ये लीजिए, ये आपको अमाउंट मिल जाएगा। अब हम इनको क्या इशू कर देंगे? शेयर्स इशू कर देंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखिए जरा अपन प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड किया है 30 रुपए पर और एक्सरसाइज प्राइस जो आपने ली है वो ली है 20, तो टोटल तो आप 50 पर रिकॉर्ड करोगे। यानी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में जो जाएगा 850 एम्प्लॉइज इंटू 50 और इंटू 50, 21,25,000 चला गया। अब इसमें से माइनस कर दो फेस वैल्यू, तो शेयर की फेस वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो अपन अज्यूम कर लेते हैं 10 रुपए, तो 40 रुपए का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। 850 इंटू 50 और इंटू 10 रुपए, 4,25,000 तो यहां आ गया, माइनस 21,25,000, तो 17 लाख आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। तो ये आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम की अकाउंटिंग हो जाएगी। नाउ अब देखिए, आपके सबसे पहले देखिएगा वेस्टेड ऑप्शंस कितने रहे थे आपके। वेस्टेड ऑप्शंस क्या थे, ध्यान से देखिएगा। टोटल 50,000 ऑप्शंस थे, इसमें से 2500 लैप्स हो गए थे, फिर 2,000 लैप्स हुए और फिर 1,750 लैप्स हुए। ये 3 लैप्स हुए थे आपके। 1000 इंटू 50, तो 50,000 में से माइनस हो जाएगा 2500, माइनस हो गया 2,000
और माइनस हो गया 1750। 43,750 ऑप्शन वेस्टेड थे। इसमें से एक्सरसाइज्ड ऑप्शन कितने थे? आपको दिया है 850 एम्प्लॉई इंटू 50 ऑप्शंस के हिसाब से एक्सरसाइज हुआ। 850 एम्प्लॉई ने एक्सरसाइज किया इंटू 50, तो ये हो गया 42,500। तो रिमेनिंग जो बचा वो कहलाएगा वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। ये आपके वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो गए 43750, यानी 1250 ऑप्शन लैप्स्ड हुए। ठीक है, अब आपने इनके ऊपर 30 रुपए के हिसाब से खर्चा बुक किया हुआ है, तो उसको आप कैंसिल कर दोगे। एंट्री नंबर 9, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। $1250 ऑप्शन इंटू 30 रुपए की प्राइस, 37,500। ये लीजिए, एक बार वापस से देख लेना। टोटल 50,000 ऑप्शंस थे, इसमें से 2500, 2000 और 1750 ये अनवेस्टेड लैप्स हुए। तो आपके पास ये जो आए वो आए टोटल वेस्टेड ऑप्शंस। इन वेस्टेड ऑप्शंस में से इतने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर लिया गया। क्वेश्चन में आपको दिया है कि 850 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया, हर एक एम्प्लॉय के 50 ऑप्शंस थे, तो 1250 जो बचे वो बचे वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। इन वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड पर हमने 30 रुपए का जो खर्चा था वो क्या कर दिया, हमने रिवर्स कर दिया। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, सीए में फाइनल जून 2013। क्वेश्चन नंबर 24, सीए में स्टडी मटेरियल। देखिएगा ये क्या बोल रहा है, जेड लिमिटेड ग्रांट 100 शेयर ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 400 एम्प्लॉइज। आइए इसको हम डायग्राम पर रखते हैं। देखिएगा आपने ऑप्शंस कितने दिए हैं, ऑप्शंस आपने दिए हैं 100, और एम्प्लॉइज हैं 400। ठीक है, कंडीशनल ऑन देयर कंटिन्यूइंग इन सर्विस फॉर 3 years, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट इज ₹30। फेयर वैल्यू आपको दे रखी है 30 रुपए। ठीक है, Z Limited estimate that 20% of employees will leave during the 3-year period and therefore forfeit their rights to the share options. During year 1, ये लीजिए, ये आपका अब year 1 है, 18 employees leave, कितने लोग छोड़कर गए, 18। The entity revise its estimate of total employees departure over the 3-year period from 20% to 16%। बहुत ध्यान से सुनना, कंपनी ने एस्टिमेट किया है टोटल डिपार्चर को, टोटल डिपार्चर,
टोटल डिपार्चर रेट आपकी जो रहेगी वो 16% रहेगी। समझना बहुत ध्यान से, टोटल डिपार्चर का मतलब है जो लोग छोड़कर गए और जो छोड़कर जाएंगे उनकी मिलाकर एक एवरेज रेट निकाली हुई है 16%। ड्यूरिंग ईयर 2, ये आपका ईयर 2 है, यहां पर 20 एम्प्लॉय छोड़कर गए, लेफ्ट है 20 एम्प्लॉयज, एंड टोटल डिपार्चर रेट अब 13% है। टोटल डिपार्चर रेट आपकी रहेगी 13%, और ईयर 3 पर लेफ्ट 14 एम्प्लॉयज छोड़कर गए। All the continuing employee exercised the option and subscribed in equity share of 10 each at ₹50 only when the market price stands for 80. The fair value of option at the grant date is taken at 30. Pass journal entries with working notes. ठीक है, यहीं पर मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज प्राइस जो है हमारी वो 50 रुपए रहेगी, और जो नॉमिनल वैल्यू है ₹10 रहेगी। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हर ईयर के एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं। लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ईयर 1 देखिएगा, ईयर 1 में हमारे जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो कितने हैं, 400। ठीक है, बट डिपार्चर की वजह से 16% जाएंगे तो केवल 84% एम्प्लॉय बचेंगे। हर एम्प्लॉय को 100 का ऑप्शंस दोगे, इनटू फेयर वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1। एक्चुअल लेफ्ट काम नहीं आएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। टोटल डिपार्चर रेट दी हुई है, तो टोटल डिपार्चर रेट में टोटल एम्प्लॉइज इंक्लूड हैं आपके। बताइए कितना हुआ, 400 का 84% इंटू 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 3,36,000 का खर्चा आ जाएगा। ईयर 2 का खर्चा 400 एम्प्लॉइज इंटू, अब जो लेफ्ट की परसेंटेज है वो केवल 13% रह गई, तो अगर 13 लोग चले जाएंगे तो इसका मतलब 87% एम्प्लॉय बचेंगे। हर एम्प्लॉय को 100 का ऑप्शन इंटू 30, 3 इंटू 2, 400 का 87% इंटू 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 6,96,000 टोटल आ जाएगा। इसमें से माइनस कर दो, एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड, आपने 3,36,000 3,60,000 का हमारा करंट ईयर का खर्चा आ गया। ईयर 3 देखिएगा, 400 में से कितने कितने लोग छोड़कर गए, 18 फर्स्ट ईयर में गए,
20 सेकेंड ईयर में गए और 14 थर्ड ईयर में गए, तो इतने एम्प्लॉइज बचे इंटू 100 ऑप्शंस इंटू 30 फेयर वैल्यू डिवाइड बाय 3 इंटू 3, 400 माइनस 18 माइनस 20 माइनस 14 इंटू 100 इंटू 30, तो टोटल आ गया 10,44,000 माइनस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड। आपने ऑलरेडी जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किए थे वो है 696, ये लीजिए माइनस 96। करंट ईयर का खर्चा आ गया 3,48,000। करंट ईयर एक्सपेंस बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? ये हमारे पास सारे क्या आ गए, खर्चे आ गए। चलिएगा, अब इसने पूछा है जर्नल एंट्रीज पास करनी है आपको, तो लीजिए अब हम करेंगे जर्नल एंट्री। ईयर 1, एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। तो पहले साल का खर्चा आपने निकाला था कितना, 3,30,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2, एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट। सारा खर्चा हम पीएनडल में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये लीजिए आपका खर्चा पीएनडल में ट्रांसफर हो गया। अब ईयर 2 स्टार्ट हो जाएगा, तो ईयर 2 का खर्चा लिख देंगे। एम्प्लॉइज एक्सपेंस डेबिट 2, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। बताइए ईयर 2 का खर्चा कितना था हमारा, 3,60,000 का हमारा एक्सपेंस था, तो 360 से ये एंट्री हो जाएगी आपकी।
खर्चे को P&L में ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस अकाउंट 3,60,000। ये लीजिए, ये हमारे पास एंट्री हो गई ईयर 2 की। अब इसी तरह से ईयर 3 का खर्चा बुक कर देंगे। एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। तीसरे साल का खर्चा कितना निकाला था हमने? 3,48,000। तो लीजिए, तीसरे साल का खर्चा बुक कर दोगे 3,48,000। अब इस खर्चे को भी ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस अकाउंट। लीजिए, हमने जो खर्चा था वो ट्रांसफर कर दिया 3,48,000 का। बोलो, क्लियर है यहां तक का काम? बिल्कुल। ये हमारी तीनों साल की क्या हो गई? एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की एंट्री हो गई। नाउ अब जितने एम्प्लॉय बचे उन्होंने एक्सरसाइज प्राइस दी कितने रुपए? 50 रुपए। और उसकी एंट्री डालते हैं एक्सरसाइज प्राइस रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। आपके पास एम्प्लॉय कितने बचे थे? 400 में से 18 गए, 20 गए और 14 गए। 348 एम्प्लॉइज इंटू 100 इंटू 50, 17,40,000 रुपए आपके पास आएंगे। 17,40,000। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आइए जरा देखते हैं। देखिए, आपने जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया वो किया 30 पर और एक्सरसाइज प्राइस ली 50, तो टोटल हो गया 80 रुपए। जरा 80 रुपए के हिसाब से निकालिए। 348 एम्प्लॉय इंटू 100 ऑप्शंस इंटू 80 रुपीज की टोटल प्राइस, तो ये आ गया 27,84,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो
फेस वैल्यू 10 रुपए, तो आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा वो 70 आ जाएगा। तो 348 इंटू 100 और इंटू 10, 348 इंटू 100 इंटू 10, तो 3,48,000 तो आपकी कैपिटल में आ गया, और माइनस कर दो 27,84,000 में से, तो प्रीमियम का अमाउंट आएगा 24,36,000। ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। बोलिए क्लियर है बिल्कुल। ये था आपका स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन, सीए में स्टडी मटेरियल, और शीट में था ये क्वेश्चन नंबर 24। प्लान 2, कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। आइएगा अब हम बात करते हैं कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। लिखो, whenever transaction is settled in cash, based on shares price. Whenever transaction is settled in cash based on shares price, known as कैश सेटल्ड प्लान, इन प्लान को क्या बोला जाता है, कैश सेटल्ड प्लान बोला जाता है। These plans are also known as SAR, share appreciation right। लीजिएगा, इस प्लान को SAR के नाम से भी जाना जाता है, शेयर या स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। अंडर दिस प्लान employees are entitled for cash. Under this plan, employees are entitled for cash which is based on excess of market price।
over exercise price. ओवर एक्सरसाइज प्राइस। बहुत ध्यान से सुनना, इस प्लान में एम्प्लॉइज को कैश दिया जाएगा, लेकिन कैश किस पर बेस्ड होगा? एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ओवर एक्सरसाइज प्राइस। दैट मीन्स कैश इज इक्वल टू market price minus exercise price. We can also conclude that cash will be paid according to intrinsic value. According to intrinsic value. क्लियर ये पॉइंट? बहुत ध्यान से सुनना। आपने अपने एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन दिया, हम तुम्हें शेयर्स नहीं देंगे, हम तुम्हें क्या देंगे? कैश देंगे। और वो कैश किस पर बेस्ड होगा? एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर जो भी मार्केट प्राइस प्रिवेल कर रही है, हम तुम्हें उतना कैश दे देंगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही फॉर्मूला इंट्रिंसिक वैल्यू का भी होता है। तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि इस प्लान में आप अपने एम्प्लॉइज को जो कैश देते हो, वो कैश किसके बराबर होता है? वो कैश आपका इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होता है। Under this plan, fair value of option must be reviewed at the end of each year and change in fair value should be recognized as expense। बहुत ध्यान से इन बातों को लिखना, फिर हम समझेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनोगे। इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए, ये थी आपकी ग्रांट डेट, ठीक है, ग्रांट डेट। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले आपका यहां पर एक ईयर 1 आया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने अपने एम्प्लॉइज को यहां पर क्या बोला था कि मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। दैट मीन्स मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग कैश दूंगा। ये प्लान की कंडीशन थी। मैं आपको कैश दूंगा कितना? मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब मैं यहां पर एक पॉइंट आपको समझाता हूं। एज पर ऑप्शन वैल्यूशन, एज पर ऑप्शन वैल्यूशन
फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन चेंज इफ मार्केट प्राइस चेंज। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। आप एसएफएम में जो डेरिवेटिव टॉपिक पढ़ते हो वहां पर आप ऑप्शन का वैल्यूशन पढ़ते हो। मार्केट प्राइस अगर चेंज होगी तो 100% ऑप्शन की वर्थ चेंज हो जाती है। अब यहां पर समस्या क्या है कि हमने अपने एम्प्लॉय को क्या बोल रखा है, हम तुम्हें इसका जो गैप है वो कैश में देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर इसमें से मार्केट प्राइस चेंज हुई तो हर बार ऑप्शन की फेयर वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ऑप्शन की फेयर वैल्यू चेंज हो जाने के कारण से हमें क्या करना पड़ेगा, उस नई वैल्यू के आधार पर खर्चा बुक करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहां पर हमने जो फेयर वैल्यू निकाली वो 20 रुपए थी। जब हम ईयर 2 पर पहुंचे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, हमने फिर चेक किया तो हमें यह पता लगा कि मार्केट प्राइस में चेंज आ गया। उस वजह से हमने ऑप्शन की फिर एक फेयर वैल्यू निकाली और वो फेयर वैल्यू 24 रुपए आई। फिर हम ईयर 3 पर गए, यहां पर फिर हमने ऑप्शन की फेयर वैल्यू निकाली तो वो 25 रुपए आई। तो ये प्लान क्या बोलता है, आपको ऑप्शन की फेयर वैल्यू को हर ईयर पर रिव्यू करना पड़ेगा, और अगर फेयर वैल्यू में कोई भी चेंज है तो वो रिकॉर्ड होगा। यहां का खर्चा 20 से बुक हुआ, यहां तक का खर्चा 24 से बुक होना चाहिए था, तो यहां तक का खर्चा 24 से निकालकर पिछला खर्चा माइनस कर दूंगा। तरीका अभी भी वही है, बस यहां पर पिछले प्लान के कंपैरिजन में जो डिफरेंस है वो क्या है सुनना। वहां पर ग्रांट डेट पर जो फेयर वैल्यू यानी इक्विटी सेटल्ड प्लान में क्या होता था, फेयर वैल्यू जो ग्रांट डेट पर डिसाइड होती थी, फेयर वैल्यू जो ग्रांट डेट पर डिसाइड होती थी उसी पर खर्चा रिकॉग्नाइज होता था। लेकिन यहां पर जो कंडीशन है वो वेरिएबल कंडीशन है, आप समझ रहे हैं। वहां पर एक फिक्स्ड शेयर्स थे जो पहले ही डिसाइड हो गए थे, यहां जो कंडीशन है वो वेरिएबल कंडीशन है, और इस वेरिएबल कंडीशन के होने की वजह से हर साल फेयर वैल्यू चेंज हो जाती है। इसीलिए इस प्लान में मुझे जो रिकॉग्निशन करना होगा वो हर ईयर की फेयर वैल्यू को रिव्यू करने के बाद करना होगा। नहीं आया समझ में, मेरी बात को सुनना। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से फ्रेम करके बताता हूं। देखो मेरी बात को सुनो, क्या था, ये कंपनी है, ठीक है, और ये है उसका एम्प्लॉय। आपने इसको क्या बोला, मैं तुम्हें 10,000 शेयर्स दूंगा, और या फिर इसने ये क्या बोला, 10,000 शेयर्स बेस्ड कैश दूंगा, जो कैश मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस से निकाला जाएगा। अब मुझे बताइए क्या ये पेमेंट फिक्स्ड है या नहीं है। ग्रांट डेट पर ही आज आपको ये पता है कि फ्यूचर में आपको शेयर्स देने पड़ेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो, शेयर की वर्थ कुछ भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, प्लान फिक्स्ड है कि मुझे अपने एम्प्लॉय को शेयर्स देने पड़ेंगे। तो अगर मैं आज इस प्लान की फेयर वैल्यू निकालता हूं तो वही फेयर वैल्यू थ्रू आउट द प्लान चलेगी और ये कांस्टेंट रहेगी। अब यहां ये प्लान वेरिएबल प्लान है, ये प्लान वेरिएबल प्लान है। आप समझ रहे हैं वेरिएबल प्लान क्यों है, मार्केट प्राइस जैसे जैसे चेंज होगी ना, आपका जो कैश पेमेंट है वो चेंज होता जाएगा।
तो आपका जो खर्चा है वो भी फ्लक्चुएट होगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये प्लान वेरिएबल प्लान है और इस वजह से आपकी जब जब ये प्राइस चेंज होंगी तब तब आपका रिकॉग्निशन चेंज होगा, और इसीलिए इस प्लान की जो फेयर वैल्यू है वो भी वेरिएबल होती है। इस प्लान की जो फेयर वैल्यू है वो भी वेरिएबल होती है। मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर होगा। प्लान अगर फिक्स्ड था तो इसकी फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पर डिसाइड हुई और वही कांस्टेंट रहेगी। अगर आप ग्रांट डेट पर ये डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो कि इस प्लान में आपको देना कितना है, द रीजन इज आपने अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन क्या दिया, हम तुम्हें एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस का गैप देंगे। तो अब अगर मार्केट प्राइस चेंज होती जाएगी तो ये गैप भी चेंज होता जाएगा। तो ये प्लान चूंकि एक वेरिएबल प्लान है तो इस वेरिएबल प्लान में फेयर वैल्यू भी वेरिएबल हो जाती है, और इसीलिए इस प्लान में आपको फेयर वैल्यू को हर ईयर क्या करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। क्लियर है? बिल्कुल। लिखे अगला पॉइंट। फेयर वैल्यू अंडर दिस प्लान must be reviewed during vesting period as well as during exercise period। अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिएगा, इस प्लान की जो फेयर वैल्यू को रिव्यू करना है वेस्टिंग पीरियड में भी करना है और एज वेल एज एक्सरसाइज पीरियड में भी करना पड़ सकता है। आइएगा, देखिएगा, यह ग्रांट डेट ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, यहां से लेकर यहां तक आपका वेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड है, आपके ऊपर एक वेस्टिंग कंडीशन लगाई गई है और आपको उस वेस्टिंग पीरियड के दौरान खर्चे बुक करने हैं। लेकिन अब एक समस्या आ गई, ईयर 4, ईयर 5 और ईयर 6, यहां से जो है आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा और एक्सरसाइज पीरियड चालू हो गया। 3 साल का एक्सरसाइज पीरियड है। 3 साल का क्या है, एक्सरसाइज पीरियड। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना आप। अब मुझे यहां पर ध्यान से देखिएगा, 400 एम्प्लॉय थे जिन्होंने कंडीशन पूरी की थी, यानी ये 400 एम्प्लॉयज आर एंटाइटल फॉर द कैश। अब क्या हुआ, इसमें से कुछ लोगों ने ईयर 5 पर लिया,
exercised by 300 एम्प्लॉइज। अब मुझे बताइए, वेस्टिंग कंडीशन यहां पूरी हो गई, लेकिन चूंकि कंपनी ने एक्सरसाइज करने के लिए इतना समय दिया था, और अगर इस दौरान मार्केट प्राइस चेंज हो गई तो जो लोग आज इसको एक्सरसाइज करेंगे उनका अमाउंट भी तो अलग हो जाएगा। क्या फेयर वैल्यू यहां चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या फेयर वैल्यू यहां चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो मेरी बात फिर बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मेरा जो कहने का लॉजिक है वो समझो। फेयर वैल्यू को तब तक रिव्यू किया जाएगा जब तक कि आप अपने एम्प्लॉइज का कैश सेटलमेंट नहीं कर देते हो। मुझे बताइए, यहां पर इस ईयर पर हालांकि वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया है, इस पीरियड पर कितने एम्प्लॉइज हैं जो अभी भी कैश ले सकते हैं? आप मेरी बात को फिर ध्यान से सुनोगे। मैं ईयर 4 पर बात कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताइए, ईयर 4 पर कितने एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज कर लिया? नील। अब ईयर 4 पर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इंट्रिंसिक वर्थ चेंज हो गई हो? बिल्कुल हो सकती है। यहां की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, अगर वो कैश यहीं ले लेते तो मे बी पॉसिबल उनको अलग इंट्रिंसिक वैल्यू मिलती, और यहां अलग मिलेगी। तो यहां पर भी मुझे फेयर वैल्यू रिव्यू करनी पड़ेगी। यहां ये ईयर 5 में कितने लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया? 400 में से 300 ने। जिन लोगों ने एक्सरसाइज किया, आप समझ रहे हो, उनको तो इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन अभी भी 100 एम्प्लॉइज बाकी हैं। तो इनके लिए वापस से फेयर वैल्यू को रिव्यू किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है मेरा। और यहां पर एक्सरसाइज्ड बाय 100, एक्सरसाइज्ड बाय, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुना। बहुत सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन अभी इसी पर बेस्ड मैं आपको करवाने वाला हूं। एक बार वापस से समझते हैं मैंने क्या लिखा है। देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो कैश सेटल्ड प्लान है, इसकी फेयर वैल्यू को रिव्यू किया जाएगा ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड एज वेल एज ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड। अब इसको मैंने समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया। 3 सालों का वेस्टिंग पीरियड था, आफ्टर दैट 3 सालों का एक्सरसाइज पीरियड है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर आकर वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, अब ईयर 4 आ गया। आज एम्प्लॉई ने कुछ भी एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन क्या आपको लगता है ईयर 3 से ईयर 4 के बीच में मार्केट प्राइस में चेंज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर मार्केट प्राइस में चेंज आ सकता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज हो सकती है तो फेयर वैल्यू का रिव्यू वापस से करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझो, मार्केट प्राइस ऑफ ऑप्शन जैसे जैसे चेंज होगी, फेयर वैल्यू पर भी उसका इंपैक्ट आएगा। अब आओ, मैं पहुंचा ईयर 5 पर। 400 में से 300 लोगों ने तो आज एक्सरसाइज कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, जिन्होंने आज एक्सरसाइज कर लिया उनको तो आज कैश देना ही पड़ेगा, तो उनको तो आज की इंट्रिंसिक वैल्यू से कैश पेमेंट कर दोगे। बोलो एग्री? हाँ। लेकिन जो बचे हुए 100 हैं, बहुत ध्यान से सुनना,
जो बचे हुए 100 हैं जिन्होंने आज अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो आपको उनकी फिर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालनी पड़ेगी और उसको रिव्यू करना पड़ेगा। द रीजन इज फिर मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस में चेंज हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एसएआर प्लान या कैश सेटल्ड प्लान में फेयर वैल्यू को रिव्यू किया जाएगा और फेयर वैल्यू का रिव्यू कब तक चलेगा, जब तक कि आप अपने प्लान को सेटल नहीं कर देते हो तब तक फेयर वैल्यू रिव्यू होगा। ये मेरा पॉइंट था। चलूं आगे, आइए नेक्स्ट पॉइंट। Cash settled plan can be vest after satisfying vesting condition। Vest immediately। इमीडिएटली। अब बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुनना। Vest immediately at announcement। देखिएगा, ये जो कैश सेटल्ड प्लान है ये दो तरह के हो सकते हैं। वेस्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग द वेस्टिंग कंडीशन, जैसा कि इक्विटी सेटल्ड प्लान में होता है कि आपने उनके ऊपर कोई कंडीशन लगाई और कंडीशन के पूरा होने के बाद ही दे आर एंटाइटल फॉर कैश। कई बार कैश सेटल्ड प्लान इस तरह के भी होते हैं कि आपने उनको इमीडिएटली वेस्ट प्लान ही अनाउंस किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझना, आपने अपने एम्प्लॉय को कहा 3 साल काम करोगे उसके बाद हम तुम्हें कैश देंगे। तो ये प्लान वेस्ट कब होगा, जब वो एम्प्लॉय 3 साल की सर्विस पूरी कर लेगा। इधर आइए, एक एम्प्लॉय के 3 साल पूरा करने के बाद आपने प्लान अनाउंस किया कि चूंकि आप 3 साल काम कर चुके हो तो अब आगे आने वाले 3 सालों में आप कभी भी हमसे कैश ले सकते हो। ऑलरेडी वेस्ट प्लान है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कैश सेटल्ड प्लान दो तरह के हो सकते हैं। वेस्टिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद कैश मिलना, या ऑलरेडी वेस्टेड प्लान है, कंडीशन पूरी हो चुकी है और उसके बाद प्लान अनाउंस हुआ है तो वो प्लान इमीडिएटली वेस्ट है और उसके लिए आपको जितना भी एक्सरसाइज पीरियड गिवन है आप उस एक्सरसाइज पीरियड के दौरान कभी भी कैश ले सकते हो। क्लियर? बिल्कुल। तो जो कैश सेटल्ड प्लान है वो दो तरह के होंगे, आफ्टर सेटिस्फाइंग वेस्टिंग कंडीशन और वेस्ट इमीडिएटली एट अनाउंसमेंट ऑफ प्लान।
expenses under this plan will be calculated by using same formula as discussed under इक्विटी सेटल्ड प्लान। इस प्लान में जो आप एक्सपेंस कैलकुलेट करोगे उसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा जैसा कि आपने इक्विटी सेटल्ड प्लान में पढ़ा है, बस एक चेंज है, वहां पर फेयर वैल्यू फिक्स थी, यहां पर फेयर वैल्यू को रिव्यू करना पड़ेगा। अंडर दिस प्लान entity must create liability for expenses amount। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस प्लान की। देखिए, जो आपका शेयर प्लान होता था ना, शेयर प्लान में तो क्या पॉइंट था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि एम्प्लॉय शेयर लेने से मना कर दे, लेकिन यहां क्या समस्या है, आप एम्प्लॉय को कैश दोगे, आप एम्प्लॉय को क्या दोगे, कैश दोगे, तो कैश लेने से वो क्यों मना करेगा, आप समझ रहे हो। वहां पर तो क्या होता था, आप एम्प्लॉय से एक्सरसाइज प्राइस लेते और बदले में उसे शेयर्स देते, तो मे बी पॉसिबल कि एम्प्लॉय मना कर देता कि मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं आपके शेयर्स नहीं खरीदूंगा। लेकिन इस प्लान में क्या हो रहा है, इस प्लान में तो आप एम्प्लॉय को क्या बोल रहे हो कि एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर जितनी भी मार्केट प्राइस है हम वो तुम्हें कैश में दे देंगे। तो इसका मतलब एम्प्लॉय अब, अगर एम्प्लॉय को कैश मिल रहा है तो क्या आपको लगता है वो प्लान में लैप्स करवाएगा, नहीं। तो इसलिए इस प्लान में कंपनी ये मानती है कि अगर हमारा कैश पेमेंट बनता है तो एम्प्लॉय को हमें देना पड़ेगा, और इसी वजह से इस प्लान में क्या क्रिएट की जाती है, लाइबिलिटी क्रिएट कर ली जाती है। वहां तो एक रिजर्व बना रहे थे आप, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, लेकिन यहां पर क्या क्रिएट करोगे आप, एक्सपेंसेस के अमाउंट से एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लोगे आप। क्लियर बिल्कुल। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके कैश सेटल्ड प्लान के। आइए अकाउंटिंग एंट्रीज। अंडर कैश सेटल्ड प्लान, एंट्री फॉर एक्सपेंसेस, सबसे पहले एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे, एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस
अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम खर्चों को कहां ट्रांसफर कर देंगे? पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। सॉरी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एक्सपेंस, एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट। when cash paid to employees। अब जब हम एम्प्लॉइज को कैश पे करेंगे तो लाइबिलिटी को कैंसिल कर देंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये हमने लाइबिलिटी का क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। अब अगर मान लीजिए शेयर बेस्ड पेमेंट में कोई भी अमाउंट क्या पड़ जाता है? शॉर्ट या एक्सेस अमाउंट आ जाता है। भाई शॉर्ट अमाउंट पड़ गया या आपके पास कुछ एक्सेस आपको पेमेंट करना पड़ गया, तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे अपन? एंट्री फॉर एक्सेस ऑब्लिक शॉर्ट अमाउंट। समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए क्या हुआ कि आपने लाइबिलिटी तो ज्यादा की बना ली थी, लेकिन आपको कैश कम देना पड़ा, तो आपके पास अभी भी एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी पड़ा हुआ है। बात को ध्यान से सुनना। आपने हर साल जो लाइबिलिटी क्रिएट की वो अमाउंट तो ज्यादा था, और आपने जो कैश पेमेंट किया वो कम था। तो अब आपके पास जो एक्सेस अमाउंट बच गया, एक्सेस लाइबिलिटी, तो एंट्री क्या कर देंगे? शेयर बेस्ड
पेमेंट liability debit to general reserve. To general reserve. और अगर शॉर्ट पेमेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। ये लीजिए, ये आपकी एंट्री हो जाएगी अगर लाइबिलिटी एक्सेस बच गई या लाइबिलिटी का अमाउंट पेमेंट से शॉर्ट पड़ गया, तो आप इस अकॉर्डिंग एंट्री पास कर देंगे एक्सेस की और शॉर्ट पेमेंट की। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो ये आपका पूरा प्लान है, कैश सेटल्ड प्लान, या जिसका हम एक और नाम रखते हैं विच इज कॉल्ड एज SAR प्लान।